आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। डाउटनेट ऐप पर आप पूछ सकते हैं कक्षा 6 से 12 तक के मैथ्स का कोई भी सवाल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पॉइंट फॉर्म। तो सबसे पहले डेफिनेशन से शुरू करते हैं। नॉर्मल होता क्या है? नॉर्मल इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। सो अगर ये टेंजेंट है तो इसके परपेंडिकुलर जो लाइन है इसे नॉर्मल बोलते हैं, पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट x1, y1 से पास होता है। सर्कल के केस में क्या होता है? सर्कल के केस में आप टेंजेंट की अगर परपेंडिकुलर लाइन बनाते हो तो हमें पता है कि ये सेंटर से पास होगी, एंड ये लेंथ अगर ये पॉइंट Q है तो लेंथ CQ विल बी इक्वल टू रेडियस। तो हमें ये पता है कि ये लाइन सेंटर से पास होगी, तो हम अब इसकी इक्वेशन लिखेंगे। अगर से पॉइंट x, y इस नॉर्मल पे लाई करता है तो हमें बस एक इक्वेशन लिखनी है लाइन की जो पॉइंट x1, y1 से पास होती है, x1, y1 से, एंड पॉइंट -g, -f से पास होती है। तो हमें दो पॉइंट पता है, तो 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन से हम लोग लिख लेंगे। तो हम लिखेंगे से y माइनस y1 अपॉन f माइनस y1। सो माइनस f माइनस y1, या हम लिख सकते हैं y1 माइनस माइनस f। तो ये हो जाएगा y1 प्लस f इज इक्वल टू, अब इसमें लिखेंगे x माइनस x1 माइनस x1 माइनस माइनस g। तो x1 माइनस माइनस जी हो जाएगा प्लस जी। तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पॉइंट फॉर्म। तो ये हमने कैसे लिखा? हमने 2 पॉइंट फॉर्म से लिखा है, 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन। एंड हमें 2 पॉइंट कौन से पता थे? हमें पता था कि नॉर्मल x1, y1 से पास कर रहा है जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, एंड सेंटर से पास हो रहा है। ये सिर्फ सर्कल के स्पेशल केस में हो रहा है कि सेंटर से पास हो रहा है, वरना दूसरे कोनिक्स में ऐसा नहीं होता। हमें सिर्फ x1, y1 पता होता है, एंड हम टेंजेंट की स्लोप की मदद से m1 ऑफ टेंजेंट, m ऑफ टेंजेंट इंटू m ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 की मदद से नॉर्मल की इक्वेशन निकालते हैं। सर्कल के केस में हम पॉइंट फॉर्म यूज कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है ये सेंटर से भी पास होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रॉम अ पॉइंट। तो सबसे पहले कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है वो देखते हैं। ये ब्लू में जो मैंने लाइन बना के रखी है वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होती है। तो अगर हम पॉइंट P, x1, y1 से टेंजेंट्स बनाए सर्कल पे, हमें पता है कोई भी एक गिवन पॉइंट से हम 2 टेंजेंट्स बना सकते हैं। तो से हमारी टेंजेंट्स है T1 एंड T2। तो T1 एंड T2 सर्कल को पॉइंट A एंड B पे रिस्पेक्टिवली कट करती है, टच करती है, रहता कट नहीं करती। तो जो लाइन AB है इसे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ पॉइंट P बोलते हैं। तो अब इसकी इक्वेशन कैसे निकालनी है? इसकी इक्वेशन होती है t इज इक्वल टू 0 फॉर P x1, y1। अब इस एक सर्कल की इक्वेशन लेते हैं। सर्कल की इक्वेशन हम जनरल इक्वेशन लेंगे, तो x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, एंड इसका सेंटर हो जाएगा -g, -f। अब इसमें t इज इक्वल टू 0 क्या होगा? x1 प्लस y1 प्लस g टाइम्स ऑफ x प्लस x1 प्लस f टाइम्स ऑफ y प्लस y1 प्लस c। तो ये हो जाएगा हमारा t। तो ये इक्वेशन होगी हमारी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की। पर अब इसको प्रूव कैसे करें? इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे? हम पहले पॉइंट A पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे, पॉइंट B पे t इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, एंड उसमें पॉइंट P सेटिस्फाई करेंगे। अगर मैं ये प्रूव कर दूँ कि ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है, अगर ये मैं प्रूव कर दूँ कि ये पॉइंट A एंड पॉइंट B दोनों से पास हो रही है, पॉइंट A एंड पॉइंट B, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है एंड पॉइंट A एंड पॉइंट B दोनों से पास हो रही है, तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? पॉइंट A पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं।
तो वो हो जाएगा पॉइंट ए पे टी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो पॉइंट ए पे टी इज इक्वल टू ज़ीरो लिखूँगा तो मैं क्या हो जाएगा एक्स अल्फ़ा प्लस वाई बीटा प्लस जी टाइम्स ऑफ एक्स प्लस अल्फ़ा प्लस एफ टाइम्स ऑफ वाई प्लस बीटा प्लस सी, ये हो जाएगा टी एट ए, टी इज इक्वल टू ज़ीरो एट ए। ये किस लाइन की इक्वेशन हो गई? ये लाइन पी ए की इक्वेशन हो गई। लाइन पी ए की इक्वेशन है ये, ओके। पर अब हमें पता है कि लाइन पी ए पे x1 y1 भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये लाइन पी से ड्रॉ की हुई है। तो अगर हम x1 y1 इसमें सेटिस्फाई कर दें तो क्या हो जाएगा x1 अल्फ़ा प्लस y1 बीटा प्लस जी टाइम्स ऑफ x1 प्लस अल्फ़ा प्लस एफ टाइम्स ऑफ y1 प्लस बीटा प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये इक्वेशन ट्रू है, ये ट्रू इक्वेशन है, ये सेटिस्फाई होगी क्योंकि x1 y1 पी ये लाइन पे एग्जिस्ट करता है। ये टेंजेंट एट पॉइंट ए पे हमने जो बनाया है टी ए, इस पे एग्जिस्ट करता है। तो अगर हम सिमिलरली पॉइंट बी के लिए भी करें, बी पे टेंजेंट की इक्वेशन लिख के उसमें पी सेटिस्फाई कर रहा है, वो सेटिस्फाई होना चाहिए क्योंकि बी पे जो टेंजेंट है उसमें पी लाई करता है। तो अगर ये हम बी के लिए भी करें तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x1 गामा प्लस y1 टाइम्स ऑफ डेल्टा प्लस जी टाइम्स ऑफ गामा x1 प्लस गामा, इसको सेम फॉर्मेट में लिखते हैं हम। तो ये हो जाएगा x1 प्लस गामा प्लस एफ टाइम्स ऑफ y1 प्लस डेल्टा प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये भी ट्रू है। अभी हमने ये दोनों स्टेटमेंट निकाल ली। अब हम वापस से जाते हैं हमारी इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट पे। तो अगर इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हम बोल रहे हैं टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो है, टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो अब इसमें हम देख सकते हैं कि अगर हम अल्फ़ा पुट कर दें तो हो जाएगा x1 अल्फ़ा। अगर ये ग्रीन में हाईलाइटेड इक्वेशन में हम अल्फ़ा कॉमा बीटा पुट कर दें तो x1 अल्फ़ा प्लस y1 बीटा प्लस जी टाइम्स ऑफ x1 प्लस अल्फ़ा प्लस एफ टाइम्स ऑफ y1 प्लस बीटा प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगी ये इक्वेशन। तो ये इक्वेशन सेम हो जाएगी इस इक्वेशन के साथ, एंड ये हमें पता है कि ये ट्रू है, ये सेटिस्फाई करता है। एंड सिमिलरली अगर हम इस t इज इक्वल टू ज़ीरो इक्वेशन में रिटर्न फ्रॉम पॉइंट p, ये t इज इक्वल टू ज़ीरो फ्रॉम पॉइंट p है, टी पी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हम सिमिलरली इसमें अगर हम गामा कॉमा डेल्टा पुट कर दें तो सेकंड इक्वेशन जो ब्लू में लिखी है वो उसके इक्विवेलेंट हो जाएगी, एंड हेंस ये भी ट्रू है। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि t इज इक्वल टू ज़ीरो जो हमने p से लिखा है, t इज इक्वल टू ज़ीरो जो हमने p से लिखा है, p x1 y1 से, उसमें पॉइंट अल्फ़ा कॉमा बीटा दैट इज़ पॉइंट ए एंड पॉइंट गामा कॉमा डेल्टा दैट इज़ पॉइंट बी, ये दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो इससे हम प्रूव कर सकते हैं कि ये t इज इक्वल टू ज़ीरो फॉर पॉइंट p x1 y1 इज इक्वेशन ऑफ आवर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। अब इसमें ये देखने की बात है कि t इज इक्वल टू ज़ीरो कभी तो टेंजेंट की इक्वेशन होती है, कभी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की होती है। तो ये हमें याद कैसे रहेगा? तो अगर t इज इक्वल टू ज़ीरो हम किसी पॉइंट आउटसाइड द सर्कल के लिए लिखते हैं जो सर्कल पे लाइन नहीं करता, जैसे p x1 y1 इस फिगर में, तो उसके लिए ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन होती है। एंड अगर पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है जैसे पॉइंट अल्फ़ा कॉमा बीटा, तो इसके लिए अगर हम t इज इक्वल टू ज़ीरो लिखते हैं तो ये टेंजेंट की इक्वेशन होती है। तो अगर पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है तो t इज इक्वल टू ज़ीरो इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, एंड पॉइंट इज इनसाइड ऑन द सर्कल, तो ये टेंजेंट की इक्वेशन होती है उस पॉइंट पे। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉर्ड की इक्वेशन लिखेंगे गिवन द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड। इस वीडियो में हम इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बाइसेक्टेड एट अ गिवन पॉइंट पढ़ेंगे। तो हमारे पास क्या गिवन है, हमें कॉर्ड की इक्वेशन निकालनी है, जो डार्क बोल्ड लाइन है उसकी इक्वेशन निकालनी है। हमें क्या पता है ये कॉर्ड बाइसेक्ट हो रही है पॉइंट x1 y1 पे। तो कॉर्ड क्या है, कॉर्ड ए बी इज द कॉर्ड, एंड ये कॉर्ड बाइसेक्ट हो रही है। अब हमें पता है कि अगर हम सेंटर ऑफ द सर्कल से
सी माइनस जी कॉमा एफ हमने एज्यूम कर लिया है सर्कल का सेंटर, तो उससे अगर कॉर्ड पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो हमें पता है कि ये पॉइंट अभी बाइसेक्टर है x1 y1, p x1 y1 इज द बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड। तो अगर इस लाइन से हम सेंटर को ज्वाइन करें तो ये परपेंडिकुलर होगा। तो अब हमें पता है कि एंगल ए पी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री है, इज इक्वल टू एंगल बी पी सी है। तो हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे। तो अगर सर्कल की इक्वेशन है एस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर ये सर्कल की इक्वेशन है एस, तो अब हम कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन लिखेंगे। तो वो होती है t इज इक्वल टू s1। ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन होती है। अब हम इसको प्रूव करेंगे। तो t हम लिखते हैं पॉइंट p x1 y1 पे, ये एट x1 y1 होता है, द पॉइंट एट विच द कॉर्ड इज बाइसेक्टेड। तो अब इसके लिए t लिखते हैं, तो हो जाएगा x x1 प्लस y y1 प्लस g टाइम्स ऑफ x प्लस x1 प्लस f टाइम्स ऑफ y प्लस y1 प्लस c इज इक्वल टू s1। s1 क्या हो जाएगा, s1 होता है अगर इक्वेशन में x1 y1 s में हम अगर x1 y1 पुट कर दे तो वो s1 बन जाता है। तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c। तो अब ये हमारी इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आ गई। अब इसको प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रूव करने के लिए हम देख सकते हैं ये लाइन एक तो पहले p x1 y1 से पास हो रही है, तो p x1 y1 सेटिस्फाई करा देंगे तो ये पॉइंट आ गया। एंड सेकंड स्लोप देख लेंगे, अगर इस पॉइंट से सेम स्लोप वाली लाइन हुई, मतलब अब हम स्लोप कैसे देखेंगे, हमें पता है कि पी ए बी जो हमारी कॉर्ड है ए बी इज परपेंडिकुलर टू पी सी, ये हमें पता है। तो हम पी सी की स्लोप निकाल सकते हैं क्योंकि हमें दोनों पॉइंट पता है। इसकी स्लोप अगर m1 है तो इसकी स्लोप -1/m1 होनी चाहिए, ये हम चेक कर लेंगे। तो ये दो चीज़ हम चेक कर लेंगे तो ये हम प्रूव कर पाएंगे कि ये कॉर्ड की ही इक्वेशन है। तो पहली चीज़ है पॉइंट x1 y1 इस पर लाई कर रहा है या नहीं, एंड सेकंड इसकी स्लोप, अगर PC की स्लोप m1 है तो इसकी स्लोप -1/m1 होनी चाहिए क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाइन है। C इज द सेंटर, P इज द पॉइंट विच बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो इसके लिए हम सबसे पहले पॉइंट सेटिस्फाई करके देखते हैं। तो अगर हम x1 y1 अगर पुट करें तो LHS बन जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c, which is the RHS? RHS is x1 square plus y1 square plus 2gx1 plus 2fy1 प्लस c है। तो आप ये देख सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS, ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हमारा पहली कंडीशन तो वेरीफाई हो गई। अब सेकंड कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम स्लोप निकाल लेते हैं m PC की, PC विच इज जिसमें p क्या है हमारा x1 y1 एंड c इज द सेंटर। तो ये निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसके पॉइंट्स क्या क्या थे, x1 y1 एंड -g -f। इन दोनों पॉइंट्स के बीच की स्लोप निकालनी है। तो y2 y1, तो इसके लिए लिख सकता हूँ मैं y1 -f हो जाएगा प्लस f, एंड x1 -g हो जाएगा प्लस g। तो ये है स्लोप PC की। अब ये m है, हमें ये देखना है कि AB की स्लोप क्या है। AB की स्लोप अगर AB दैट इज द कॉर्ड, अगर इसकी स्लोप -1/m हुई तो ये इक्वेशन ट्रू हो जाएगी हमारे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए। इक्वेशन T इज इक्वल टू S1। तो अब इक्वेशन T इज इक्वल टू S1 में हम स्लोप निकालते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि RHS, हमारा RHS पूरा एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये एक कांस्टेंट है। इसमें x1 स्क्वायर कांस्टेंट है, y1 स्क्वायर कांस्टेंट है, 2gx1 2fy1 सब कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है प्लस c। तो अब यहाँ पे वेरिएबल वाली टर्म्स कौन सी है, x, y, x एंड y। तो इसका मैं ग्रीन में हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये हमारी वेरिएबल कंटेनिंग टर्म्स है। तो इससे हम इक्वेशन लिख लेंगे
x टाइम्स ऑफ x1 प्लस जी प्लस y टाइम्स ऑफ y1 प्लस f प्लस, अब आप देख सकते हैं कि जी एक्स वन प्लस एफ वाई वन प्लस ये पूरा जो येलो में है उसको मैं सम के कांस्टेंट बोल रहा हूँ क्योंकि वो अभी रेलेवेंट नहीं है। तो स्लोप निकालने के लिए किसी लाइन अगर उसकी इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 तो इसकी स्लोप होती है माइनस ए बाई बी। तो माइनस ए बाई बी निकालते हैं, एम इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी। तो इस लाइन के लिए अगर हम एम निकालें तो ये हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ एक्स वन प्लस जी अपॉन एक्स वन प्लस जी अपॉन वाई वन प्लस एफ। तो आप देख सकते हैं कि एम ऑफ ए बी इंटू एम ऑफ पी सी, एम ऑफ ए बी इंटू एम ऑफ पी सी क्या हो रहा है, -1 के इक्विवेलेंट हो रहा है। तो एम ऑफ ए बी इंटू एम ऑफ पी सी, इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस एक्स वन प्लस जी अपॉन वाई वन प्लस एफ टाइम्स ऑफ वाई वन प्लस एफ अपॉन एक्स वन प्लस जी। तो ये हो जाएगा -1। तो हम ये भी प्रूव कर सकते हैं, ये प्रूव हो गया कि ये लाइन पीसी के परपेंडिकुलर है। तो हमने ये दोनों कंडीशंस प्रूव कर ली कि पी एक्स वन कॉमा वाई वन से पास हो रहा है, ये हमने चेक कर लिया। एंड ये लाइन अगर पीसी की स्लोप m1 है तो ये लाइन की स्लोप -1 बाय m1 है, दैट इज ए बी इज परपेंडिकुलर टू पीसी। तो इससे हमारा प्रूव हो गया कि t इज इक्वल टू s1 इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बाइसेक्टेड एट अ गिवन पॉइंट x1, y1। तो x1, y1 में हमें कॉर्ड x1, y1 कॉर्ड का बाइसेक्टिंग पॉइंट है। तो अगर हम x1, y1 पे t इज इक्वल टू s1 लिखेंगे तो वो कॉर्ड AB की इक्वेशन हो जाएगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डायरेक्टर सर्कल के बारे में पढ़ेंगे एंड उसकी इक्वेशन निकालेंगे। इस वीडियो में हम डायरेक्टर सर्कल के बारे में पढ़ेंगे एंड उसकी इक्वेशन डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले डायरेक्टर सर्कल होता क्या है। डायरेक्टर सर्कल ऐसे पॉइंट्स का लोकस होता है जहाँ से अगर हम सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो दोनों टेंजेंट्स परपेंडिकुलर होती है। तो हमने पहले कुछ वीडियोस पहले हमने ऐसी इक्वेशन डिराइव की थी। अगर किसी पॉइंट P x1, y1 से हम टेंजेंट्स बनाए एंड अगर वो थीटा एंगल सबटेंड करते हैं दोनों टेंजेंट्स के बीच में, अगर थीटा एंगल सबटेंड करते हैं तो हमें पता है कि इसका लोकस इज अ सर्कल विथ सेम सेंटर। तो सेंटर अगर हमारी सर्कल अगर इक्वेशन है s इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, तो इसका सेंटर हो जाएगा सेंटर इज इक्वल टू -g कॉमा -f एंड रेडियस हो जाएगा g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c का होल अंडर रूट, ये हमें पता है। तो अगर थीटा एंगल सबटेंड कर रहे हैं तो हमें पता है इसका लोकस सेंटर सेम होता है, सेम सेंटर, एंड जो रेडियस होता है उसके बीच में रेशियो होता है कैपिटल R बाय स्मॉल r। कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ लोकस एंड स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ इनिशियल सर्कल। तो ये रेशियो होता है 1/sin θ/2। तो अगर थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है तो ये 1/sin θ/2 होता है। तो हमें पता है कि डायरेक्टर सर्कल के लिए ये थीटा 90 डिग्री है। डायरेक्टर सर्कल ऐसे पॉइंट्स का लोकस है जहाँ से अगर टेंजेंट बनाए तो 90 डिग्री सबटेंड करेंगी दोनों टेंजेंट्स। तो ये 1/sin θ/2 हो जाएगा √2, क्योंकि 1/1/√2 हो जाएगा। तो हमें पता है रेडियस ऑफ डायरेक्टर सर्कल अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 1/1/√2 इज इक्वल टू √2 एंड सेंटर सेम रहेगा। तो सेंटर ऑफ डायरेक्टर सर्कल इज इक्वल टू -g, -f, मतलब सेम ही सेंटर रहेगा। तो डायरेक्टर सर्कल एक ऐसा सर्कल है जिसका रेडियस √2 टाइम्स हो जाता है। बस अगर इसको हमें डिराइव करना है तो हम ऐसा कर सकते हैं, हम सेंटर से पॉइंट P x1, y1 को ज्वाइन कर लेंगे या P x, y को ज्वाइन कर लेंगे जो हम लोकस का पॉइंट मान रहे हैं।
एंड लोकस के पॉइंट से हम दोनों टेंजेंट्स बना लेंगे T1 एंड T2। हमें पता है इनके बीच में एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, ये डायरेक्टर सर्कल की डेफिनेशन है। तो ये एंगल QPR इज 90 डिग्री। तो इससे हम बोल सकते हैं एंगल CPR इज 45 डिग्री। इसको हम बना लेते हैं, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, वो आप प्रूव कर सकते हैं। तो ये 45 डिग्री हो जाएगा। तो अब हम देख सकते हैं कि अगर ये 45 डिग्री है तो R इज इक्वल टू रूट एस हो जाएगा, रूट S1। तो अगर हम ये सेटिस्फाई करा दे रेडियस इज इक्वल टू रूट S1, तो हमारे पास डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन आ जाती है। तो इसको हम कर सकते हैं, एक बार करके देखते हैं। तो रेडियस इज इक्वल टू रूट S1, तो अब बोल सकते हैं S1 इज इक्वल टू R स्क्वायर। तो S1 को हम लिख देंगे। अब Px, y हम मान लेते हैं पॉइंट। तो Px, y से हो जाएगा ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। आप इसमें h, k मान के उसको बाद में x, y से भी रिप्लेस कर सकते हैं लोकस फाइंड आउट करने के लिए, पर हम x, y डायरेक्ट डाल रहे हैं। लोकस का पॉइंट ही हम Px, y मान रहे हैं, वरना Ph, k से शुरू करके उसको बाद में x, y से सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो S1 आ गया ये इज इक्वल टू R स्क्वायर। तो R स्क्वायर था हमारा f स्क्वायर प्लस g स्क्वायर माइनस c। तो हम देख सकते हैं कि हमारे लोकस की जो इक्वेशन आई है, लोकस की इक्वेशन में x स्क्वायर एंड y स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम है एंड एक्स वाई की कोई भी टर्म नहीं है। तो लोकस इज अ सर्कल, लोकस इज अ सर्कल। अब इसको आगे कैलकुलेट करते तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2c माइनस एफ स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब इसमें हम देख सकते हैं कि जो सेंटर आएगा, सेंटर माइनस जी माइनस एफ ही आएगा, तो सेम सेंटर है। एंड अगर हम इसका रेडियस कैलकुलेट करें तो रेडियस आ जाएगा रूट ओवर एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस 2c प्लस एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो ये रेडियस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा √2 टाइम्स ऑफ एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी, एक्सक्यूज मी, माइनस आएगा यहाँ पे। तो ये आप देख सकते हैं कि ये √2 टाइम्स ऑफ आर आ गया। तो डायरेक्टर सर्कल ऐसा सर्कल होता है जो जिसपे से अगर हम जिसके पॉइंट्स पे से हम अगर सर्कल पे टेंजेंट्स बनाए, दोनों टेंजेंट्स 90 डिग्री सबटेंड करती है, तो इट्स अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल, डायरेक्टर सर्कल, एंड इट्स रेडियस इज √2 टाइम्स रेडियस ऑफ इनिशियल सर्कल। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लेंथ ऑफ डायरेक्ट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉमन टेंजेंट्स ऑफ टू सर्कल्स। तो कॉमन टेंजेंट्स दो टाइप की होती है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ऐसी टेंजेंट्स होती है जो लाइन जॉइनिंग C1 एंड C2, अगर C1 एंड C2 दो सर्कल है जिसका एक का सेंटर है C1 एंड एक का सेंटर है C2, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट C1 एंड C2 के एक ही साइड पे दोनों सर्कल को टच करती है। अगर से C1 एंड C2 मैं ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ, तो अगर आप ये फिगर को देखो, ये फिगर जो मैं बॉक्स बना रहा हूँ जिसके अराउंड, इस फिगर में आप देखो तो जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है वो रेड में बनी हुई है। वो टेंजेंट C1 C2 के एक ही साइड सर्कल को दोनों टाइम टच कर रही है। अगर पहला सर्कल ऐसा है एंड दूसरा सर्कल ऐसा है, तो वो C1 C2 के एक ही साइड पे टच कर रही है एंड दूसरी टेंजेंट C1 C2 के दूसरे साइड पे सर्कल को टच कर रही है। पर अगर ऑरेंज में बनी हुई आप ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट को देखो, तो ये सर्कल पहले सर्कल को नीचे टच कर रही है C1 C2 के, एंड दूसरे सर्कल को C1 C2 के ऊपर टच कर रही है। तो C1 C2 के अपोजिट साइड्स पे टच कर रही है ये दोनों सर्कल को। तो C1 C2 के रिस्पेक्ट में कहाँ पे टचिंग पॉइंट्स है, अगर इस पॉइंट को मैं P बोल दूँ एंड इस पॉइंट को अगर मैं Q बोल दूँ, तो P एंड Q ये दोनों जो पॉइंट्स है इनकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू C1 C2, ये जो लाइन है इस लाइन के रिस्पेक्ट में P एंड Q की पोजीशन सेम साइड है या अपोजिट साइड, इसके बेसिस पे हमने डायरेक्ट एंड ट्रांसवर्स डिफाइन किया हुआ है। तो अगर ये सेम साइड होती है तो ये डायरेक्ट होती है
एंड अगर ये अपोजिट साइड होती है, अपोजिट साइड, तो ये ट्रांसवर्स होती है, ट्रांसवर्स। ओके, तो अब एक सर्कल के रिस्पेक्ट में दूसरे सर्कल की 5 टाइप की लोकेशंस हो सकती है। पहला केस है कंप्लीटली ओवरलैपिंग सर्कल्स। तो कंप्लीटली ओवरलैपिंग सर्कल वाला केस, ये वाला केस कंसिडर करते हैं। अब इसमें एक सर्कल दूसरे सर्कल से छोटा है एंड हेंस बड़ा सर्कल छोटे सर्कल को कंप्लीटली ओवरलैप करता है। तो अगर छोटे सर्कल पे हम कभी भी टेंजेंट बनाने की ट्राई करें तो छोटे वाले सर्कल को वो एक पॉइंट पे टच करना चाहिए। तो वो एक पॉइंट अब बड़े सर्कल के अंदर है। तो अगर बड़े सर्कल के अंदर से हम कोई भी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो वो हमेशा बड़े सर्कल को 2 बार कट करेगा, क्योंकि हम अंदर वाले पॉइंट से, सर्कल के अंदर एक पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो सर्कल को 2 बार कट करेगा। पर हमें क्या चाहिए, हमें कॉमन टेंजेंट चाहिए। तो वो बड़े सर्कल को भी टेंजेंट होनी चाहिए, मतलब वो बड़े सर्कल को भी एक ही बार टच करना चाहिए। तो इस केस में कोई भी कॉमन टेंजेंट्स नहीं हो सकती। तो इसमें हो गई 0 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट प्लस 0 ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। सेकेंड केस है हमारा इंटरनली टचिंग सर्कल का। तो ये केस इंटरनली टचिंग सर्कल है। तो इस केस में एक ही टेंजेंट होगी एंड वो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगी। वो उस पॉइंट पे बनेगी जिस पॉइंट पे स्मॉलर सर्कल बिगर सर्कल को इंटरनली टच कर रहा है। तो अगर इनका ये कॉमन पॉइंट जो है Px1, y1 है, तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगी वो दोनों सर्कल को कॉमन टेंजेंट होगी, दोनों सर्कल को टेंजेंट होगी एंड दोनों सर्कल को कॉमन होगी। तो इस केस में सिर्फ एक ही कॉमन टेंजेंट है एंड ये डायरेक्ट है। तो 1 डायरेक्ट प्लस 0 ट्रांसवर्स। नेक्स्ट केस है ओवरलैपिंग सर्कल्स पर। तो ओवरलैपिंग सर्कल्स के केस में क्या हो जाएगा, ओवरलैपिंग सर्कल्स के केस में 2 डायरेक्ट टेंजेंट बनेगी, आप देख सकते हो, और इसमें कोई भी ट्रांसवर्स टेंजेंट नहीं है। तो ये 2 डायरेक्ट टेंजेंट है एंड 0 ट्रांसवर्स टेंजेंट। अब नेक्स्ट केस हम लेते हैं। नेक्स्ट केस है एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स। तो ये दोनों सर्कल्स एक्सटर्नली टचिंग है। तो इस केस में 3 टेंजेंट्स हमारी बन रही है। 3 में से 2 तो डायरेक्ट टेंजेंट्स है, 2 डायरेक्ट है एंड जो इनके बीच का कॉमन पॉइंट है, जो टचिंग पॉइंट है, जिस पॉइंट पे ये दोनों सर्कल एक्सटर्नली एक दूसरे को टच कर रहे हैं, उस पॉइंट पे हमारी एक ट्रांसवर्स टेंजेंट पास होगी। ये टेंजेंट लाइन जॉइनिंग C1 एंड C2 इसके परपेंडिकुलर होगी, C1 एंड C2, क्योंकि आप अगर ये C1 C2 को ज्वाइन करो तो एक्सटर्नली टचिंग है। तो C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ये कंडीशन होती है एक्सटर्नली टचिंग की। एंड हमें पता है रेडियस इज परपेंडिकुलर टू अ टेंजेंट। तो अब आप अगर C1 C2 एंड C1 C2 जोड़ दो एंड टेंजेंट बना दो तो आप देख सकते हो, अगर ये एंगल 1 है एंड ये एंगल 2 है तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये हम बोल सकते हैं क्योंकि हमारा एंगल 1 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल 1 90 डिग्री क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये रेडियस को हमने पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से ज्वाइन कर दिया। जिस पॉइंट पे टेंजेंट सर्कल को टच कर दिया उस पॉइंट पे हमने रेडियस को कनेक्ट कर दिया, उस पॉइंट पे रेडियस ड्रॉ कर रहा है। तो ये 90 डिग्री होता है रेडियस एंड टेंजेंट के बीच का एंगल। तो एंगल 1 90 है, सिमिलरली एंगल 2 90 है एंड एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री हो गया। उसके लिए ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि टेंजेंट जो है वो लाइन जॉइनिंग C1 C2 को परपेंडिकुलर होगी एंड ये हमारी एक ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट हो गई, क्योंकि ये C1 C2 को एक बार क्रॉस कर रही है। तो ये हमारी C1 C2 को C1 एंड C2 के बीच में क्रॉस कर रही है, बाहर जाके क्रॉस नहीं कर रही, बीच में क्रॉस कर रही है। तो ये हमारी ट्रांसवर्स टेंजेंट हो जाएगी, वन ट्रांसवर्स। तो इसमें 3 कॉमन टेंजेंट्स बन रही है, जो जिसमें से 2 डायरेक्ट है एंड एक ट्रांसवर्स है। अब नेक्स्ट केस हम कंसिडर करते हैं नॉन टचिंग सर्कल्स। तो C1 C2 जो डिस्टेंस है वो R1 प्लस R2 से बड़ी है। तो इस केस में 2 डायरेक्ट एंड 2 ट्रांसवर्स टेंजेंट बनेंगी, वो आप देख सकते हो। अब आप ये देखो कि जो डायरेक्ट टेंजेंट्स बन रही है ये भी आगे जाके टच होंगी। तो हम डायरेक्ट एंड ट्रांसवर्स ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर ये लाइन C1 C2 है, अगर ये लाइन C1 एंड C2 है, तो हमारी जो ट्रांसवर्स टेंजेंट है वो C1 C2 को इंटरनली डिवाइड करेगी, वाइल जो हमारी डायरेक्ट टेंजेंट है
वो C1 C2 को एक्सटर्नली डिवाइड करेगी। तो C1 C2 है तो एक्सटर्नली C1 C2 को एक बार कट करेगी एंड एक गिवन रेशियो में डिवाइड करेगी। ये रेशियो के बारे में हम आगे अगली वीडियोस में पढ़ेंगे। ये इंटरनली भी रेशियो, अगर ये R1 है ये R2 है तो इंटरनल रेशियो भी R1 R2 होता है एंड एक्सटर्नल रेशियो भी R1 R2 होता है। तो हम इसको डीप में आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पहला केस कंसिडर करेंगे, पर अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे हमने अभी केस इस ऑर्डर में लिए थे कि 0 कॉमन टेंजेंट फिर 1 कॉमन टेंजेंट, ऐसे करके 4 कॉमन टेंजेंट्स तक गए थे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नॉन टचिंग सर्कल्स मतलब C1 C2 इज़ ग्रेटर देन R1 प्लस R2, ये वाला जो केस है इस केस को हम डीप में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम नंबर ऑफ डायरेक्ट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स पढ़ेंगे। व्हेन इसमें केस है हमारा C1 C2 का जो लेंथ है, लेंथ ऑफ C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं डायरेक्ट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होते क्या है। तो डायरेक्ट इस फिगर में जो हमारा, अगर इसको हम नेमिंग कर दे P Q R S एंड X, तो पॉइंट x1 y1 से अगर हम टेंजेंट्स ड्रॉ करें इन दोनों सर्कल को कोई कॉमन टेंजेंट्स है, तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये टेंजेंट कॉमन है। तो ये हो गए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स। तो ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का जो मीटिंग पॉइंट है x C1 C2 को एक्सटर्नली सर्कल के रेडियस के रेशियो में डिवाइड करता है। तो अगर 3 पॉइंट्स है C1 C2 एंड x, C1 C2 एंड x, तो एंड C1 R1 लिख लेते हैं R2। अगर C1 सर्कल का रेडियस R1 है, C2 सर्कल का रेडियस R2 है, तो ये एक्सटर्नली R1:R2 में डिवाइड करता है। दिस इज R1 एंड दिस इज R2। सो इस रेशियो में ये डिवाइड होता है। तो ये एक्सटर्नली x पॉइंट डिवाइड कर रहा है C1 एंड C2 को इन रेशियो R1:R2। हम सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल से ये प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम C1 C2 को एक्सटेंड करेंगे तो ये x उसी पे लाई करेगा। ये हम सिमेट्री से देख सकते हैं क्योंकि ये एक सिमेट्रिक फिगर है, तो ये C1 C2 के अलोंग सिमेट्रिक होंगे ये दोनों। जो भी C1 C2 के ऊपर है वैसा सिमेट्रिक C1 C2 के नीचे है, तो x जो है वो C1 C2 के ऊपर लाई करेगा। C1 C2 को अगर एक्सटेंड कर दे तो हम ये R1:R2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये हम देख सकते हैं। अगर हम सिमिलैरिटी का यूज़ करें, अगर हम C2x को ज्वाइन कर दें, अगर यहाँ पे हम लाइन क्रिएट कर दें C2x, एक्सक्यूज मी, तो हम देख सकते हैं अगर ट्राइंगल हम कंसिडर करें, ट्राइंगल PXC1 एंड ट्राइंगल QXC2, ये दोनों ट्राइंगल अगर हम कंसिडर करें तो ये ट्राइंगल्स में हम देख सकते हैं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि रेडियस एंड टेंजेंट के बीच में एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। तो ये 90 डिग्री हो गया। एंड एंगल PXC1 इज इक्वल टू एंगल QXC2, ये तो है ही क्योंकि ये सेम एंगल ही है, इसी एंगल की बात हो रही है, ये थीटा। तो इससे थर्ड एंगल भी सेम हो जाएगा क्योंकि तीनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए एंड ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो हम बोल सकते हैं C1x अपॉन C2x इज इक्वल टू R1/R2। तो x पॉइंट C1 C2 लाइन को एक्सटर्नली रेडियस के रेशियो में डिवाइड करता है। तो ये तो हो गई हमारी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स। तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या होती है? ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट इस तरह से होती है। तो वो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हमने देख ली। इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट C1 C2 को इंटरनली R1:R2 में डिवाइड, R1:R2 के रेशियो में डिवाइड करती है। तो अगर हम इसमें नेमिंग करते P Q R एंड S, तो हम अगर ट्राइंगल कंसिडर करें एंड इस पॉइंट को हम बोल देते हैं X मीटिंग पॉइंट को, तो
तो अगर हम ट्राइंगल कंसिडर करें, ट्राइंगल PC1X एंड ट्राइंगल SC2X, तो इसमें हम देख सकते हैं कि दो एंगल PXC1 इज इक्वल टू एंगल C2 SXC2 लिख सकते हैं। इसको X इस फॉर्मेट में लिख लेते हैं, SXC2। ये हम बोल सकते हैं क्योंकि दो लाइंस अगर इंटरसेक्ट करती है तो अपोजिट एंगल सेम होता है, ये थीटा एंड ये थीटा डिग्री होता है, तो ये एंगल इज इक्वल, ये एंगल सेम हो गए। सेकंड, दोनों में एक 90 डिग्री है, एंगल P इज इक्वल टू एंगल S, एंगल P इज इक्वल टू एंगल S इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो इससे थर्ड एंगल भी सेम हो जाएंगे एंड इससे ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो ये दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो हम बोल सकते हैं C1X बाय C2X इज इक्वल टू R1 बाय R2। तो X पॉइंट, ये जो हमारा X पॉइंट है, ये दोनों C1 C2 को इंटरनली R1 R2 में डिवाइड कर रहा है। तो इसको हम दिखा देते हैं, अगर C1X एंड C2 है, C1X C2, तो ये R1 R2 में डिवाइड करता है इंटरनली। तो ये हो गई ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। एंड ये कितनी हम टेंजेंट्स बना पाए, एक टेंजेंट हो गई PS एंड एक टेंजेंट हो गई QR। तो दो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है एंड दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो ये हो गए, इसमें हम PQ एंड RS को डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोल देंगे। अभी इस वीडियो में हमारा केस था C1 C2 जो लेंथ है वो R1 प्लस R2 से बड़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, C1 C2 लेंथ को हम R1 प्लस R2 के इक्वल कर देंगे। ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो ये अभी नहीं कंसिडर करना, नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम नंबर ऑफ डायरेक्ट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट पढ़ेंगे फॉर द केस हम C1 C2 लेंथ जो है वो R1 प्लस R2 की इक्विवेलेंट है। लास्ट वीडियो में ये C1 प्लस C2 R1 प्लस R2 से ज़्यादा ग्रेटर देन थी, इस बार C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 है। तो इस केस में अगर हम डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की बात करें, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, तो आप देख सकते हैं कि ये अभी भी दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बन रही है। दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है PQ एंड RS एंड अभी भी वही सेम कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है C1 C2 एंड X के बीच में। C1 C2 एंड X अगर हम ड्रॉ करें तो C1 X दिस इज R1 एंड दिस इज R2, दिस इज नॉट इक्वल टू R1 एंड R2, ये रेशियो जो इनका है, तो C1X ऑन C2X ये हो जाएगा R1 बाय R2। ये रेशियो R1 बाय R2 है, इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू तो ऑब्वियसली ज़्यादा है, आप देख सकते हैं। तो क्योंकि R1 प्लस R2 तो C1 C2 ही हो जाता है। अब इस केस में हम ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स देखते हैं। तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट अगर हम देखें तो यहाँ पे एक ही ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बन रही है। अगर x प्राइम है तो ये एक ही ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है, क्योंकि इस केस में क्या हो रहा है, दोनों सर्कल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं। C1 C2 लेंथ जो है R1 प्लस R2 के इक्विवेलेंट है, तो ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो इनका जो कॉमन टेंजेंट है यहाँ पे, ये दोनों को परपेंडिकुलर है, ये दोनों को यहाँ पे परपेंडिकुलर है एंड एक ही कॉमन टेंजेंट जो सर्कल्स का टचिंग पॉइंट है, उसी पॉइंट पे उन्हें टच करते हुए कॉमन टेंजेंट जा रही है। तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट अगर मैं लिखूं, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, तो ये सिर्फ एक ही ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है, x प्राइम, नंबर सिर्फ एक ही है इनका। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये केस पढ़ेंगे जिसमें C1 C2 इज लेस देन R1 प्लस R2 बट इट इज ग्रेटर देन R1 माइनस R2। तो ये केस को अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम करेंगे नंबर ऑफ डायरेक्ट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट व्हेन C1 C2 जो हमारी लेंथ है
वो R1 माइनस R2 के मॉड से बड़ी है पर R1 प्लस R2 से छोटी है। तो सबसे पहले इस कंडीशन को समझते हैं। तो इस कंडीशन में क्या लिखा है, C1 C2 जो लेंथ है ये R1 प्लस R2 से छोटी है। R1 प्लस R2 से छोटी है मतलब इनके बीच का डिस्टेंस इनके रेडियस के सम से भी छोटा है। मतलब ये सर्कल्स टेंजेंट नहीं है, ये सर्कल्स ओवरलैप कर रहे हैं, ये सर्कल्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। अगर ये R1 प्लस R2 के इक्वल होता तो ये दोनों एक दूसरे को आउटसाइड जस्ट टच कर रहे होते। एंड सेकेंड पार्ट क्या है, दिस इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ R1 माइनस R2। अब एक तो हमें ये नहीं पता R1 बड़ा है या R2 छोटा है, मतलब R1 बड़ा है या R2 बड़ा है, किसको हम R1 बोल रहे हैं किसको R2 बोल रहे हैं। इसके लिए ये मॉड ऑफ R1 R2 कर दिया, R1 माइनस R2 कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, मॉड ऑफ R1 माइनस R2 का हम R1 माइनस R2, तो अगर ये सेंटर्स इतने पास होते कि R1 माइनस R2 के इक्वल होता, ये अगर सेंटर्स इतने पास होते, अगर R1 इतना है एंड R2 इतना है, तो सिर्फ अगर इतना सा गैप होता तो उस केस में क्या होता, ये सर्कल, एक सर्कल ऐसा होता एंड दूसरा सर्कल जस्ट यहाँ पे बन रहा है, तो वो उसे इंटरनली टच कर रहा होता दूसरा सर्कल। अभी इस केस में वो नहीं है। वी आर C1 C2 जो हमें गिवन है वो R1 माइनस R2 के मॉड से बड़ा है, तो इनकी सेंटर्स के बीच में इतने डिस्टेंस है कि ये इंटरनली टच ना करे। तो अब इसमें हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कितनी हो रही है, ये अभी भी 2 हो रही है। अभी भी हम 2 कॉमन टेंजेंट्स बना पा रहे हैं पॉइंट x से, एंड ये x पॉइंट अभी भी C1 C2 एंड x, तो x अभी भी C1 C2 को R1 और ये R2 है, तो कैपिटल ये बड़ा C1x R1 है रेशियो एंड C2x रेशियो R2 है, तो ये अभी भी C1x बाय C2x इज इक्वल टू R1 बाय R2 को फॉलो करेगा। तो ये हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया। नंबर ऑफ डायरेक्ट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, हमने ये बता लिया कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट 2 है एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट इसमें 0 है। इस केस में हम एक भी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बना ही नहीं सकते। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जब ये डिस्टेंस C1 C2 इतनी छोटी हो जाएगी कि R1 माइनस R2 की इक्वल हो। इस वीडियो में हम नंबर ऑफ डायरेक्ट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट पढ़ेंगे फॉर द केस एंड C1 C2 जो 2 सर्कल के बीच की डिस्टेंस है विच इट इज इक्वल टू R1 माइनस R2 का मॉड। तो ये R1 माइनस R2 का मॉड क्यों लिखा है, क्योंकि हमें नहीं पता R1 बड़ा है या R2 बड़ा है, तो उनके डिफरेंस की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो अगर C1 C2 के इक्वल है तो क्या हो जाएगा, इस केस में ये दोनों सर्कल्स इंटरनली टचिंग होंगे, इंटरनली टचिंग। ये इंटरनली टचिंग की कंडीशन है कि C1 C2 जो डिस्टेंस है वो इक्वल हो जाएगी, C1 C2 का मॉडुलस इज इक्वल टू R2 माइनस R1 लिख लो या R1 माइनस R2 लिख लो, क्योंकि हम मॉडुलस लगा रहे हैं उसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमें। तो ये इंटरनली टचिंग की कंडीशन है। तो इस केस में दोनों सर्कल्स को एक कॉमन टेंजेंट, सिर्फ एक ही कॉमन टेंजेंट टच करती है, दैट इज एट द पॉइंट जिस पे दोनों सर्कल्स एक दूसरे को टच कर रहे हो। तो अगर ये पॉइंट से ये x डबल डैश है एंड ये x है, तो पॉइंट x पे ये कॉमन टेंजेंट है एंड ये 90 डिग्री है। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एक है, कॉमन टेंजेंट एक है टेंजेंट, एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट एक भी नहीं है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो केस जिसमें C1 C2 जो डिस्टेंस है इट इज लेस देन R1 माइनस R2 का मॉडुलस, विच इज इन दोनों की सर्कल्स के रेडियस का डिफरेंस। इस केस में आप देख सकते हो कि C1 C2 इज इक्वल टू, इस केस में सिर्फ R1 माइनस R2, तो इसमें लिख सकते हैं हम R1 इज इक्वल टू C1 C2 प्लस R2, तो ये इक्वल हो जाएगा C1x के। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देख रहे थे, C1 C2 इज लेस देन
R1 माइनस R2 का मॉडुलस। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ डायरेक्ट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट गिवन द केस C1 C2 लेंथ बिटवीन द सेंटर्स इज लेस देन R1 माइनस R2 का मॉडुलस। तो अब इस केस में हमें क्या करना है, नंबर ऑफ डायरेक्ट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट निकालनी। इस केस में हमें गिवन है कि C1 C2 which is the length between the centers C1 C2 is less than, say R1 is greater than R2, R1 is greater than R2। ये हमारे फिगर में ट्रू है, या इसमें जो भी बड़ा होगा वो मॉडुलस साइन खुद देख लेगा, उसका टेक केयर कर लेगा। तो अगर R1 is greater than R2 तो ये पॉजिटिवली खुल जाएगा, तो ये R2 हो जाएगा। तो R1 is greater than C1 C2 प्लस R2, तो C1 C2 विच इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, तो ये प्लस R2 और ऐड करने के बाद भी R1 उससे बड़ा है। तो जो स्मॉलर सर्कल है इट इज सो स्मॉल और सो क्लोज टू द सेंटर ऑफ द लार्जर सर्कल कि वो बाहर जा ही नहीं पा रहा, उसका एक भी पॉइंट C1 के बाहर, फर्स्ट सर्कल के, लार्जर सर्कल के बाहर ही नहीं है। तो सर्कल 2 इज काइंड ऑफ इन टर्म्स ऑफ एरिया अ सबसेट ऑफ सर्कल 1। सर्कल 2 में कोई भी पॉइंट सर्कल 1 के बाहर का नहीं है, तो अब कोई भी हम कॉमन टेंजेंट बना ही नहीं सकते इस केस में। तो इस केस में नंबर ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट भी 0 होगा एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट भी 0 होगा। तो अब अगर हम डिस्कस करें चारों केस जो अभी तक हमने पढ़े हैं, तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2। अगर R1 प्लस R2 से भी बड़े तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स हो जाएंगी 4 नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स हो जाएगी, जिसमें 4 को हम लिख सकते हैं 2 प्लस 2, 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड 2 ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। इसको अच्छे से लिख लेते। सेकेंड केस था जिसमें C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2। इस केस में क्या हो रहा था, इस केस में दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे थे, तो टोटल कॉमन टेंजेंट्स 3 थी, जिसमें 2 डायरेक्ट कॉमन थी एंड एक ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट थी। थर्ड केस था हमारा C1 C2, अगर इसको ऐसे लिखे तो C1 C2 was greater than R1 माइनस R2 बट लेस देन R1 प्लस R2। तो ये दोनों सर्कल ओवरलैप कर रहे थे, पर स्मॉलर सर्कल थोड़ा सा बाहर था लार्जर सर्कल के, तो इसमें 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स तो बन पा रही थी, पर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट एक भी नहीं थी। अब फोर्थ केस था हमारा मॉड C1 C2 की जो लेंथ है वो इक्वल हो गई थी R1 माइनस R2 के, तो ये इंटरनली टचिंग सर्कल्स थे। तो इसमें एक टोटल कॉमन टेंजेंट बन रही थी जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट थी एंड इनके टचिंग पॉइंट पे से पास होती थी। तो ये एक कॉमन टेंजेंट हो गई, इसको लिख लेते हैं अच्छे से। एंड अभी जो हमने केस अब कवर किया उसमें R1 माइनस R2 से छोटा है C1, एक्सक्यूज मी, छोटा है, ये गलत साइन बना दिया मैंने। तो R1 माइनस R2 से भी छोटा है C1 C2, तो इस केस में एक भी कॉमन टेंजेंट नहीं होगी, तो ये हो गया 0 प्लस 0। तो ये हमारा केस हो गया जिसमें R1 माइनस R2 इज ग्रेटर देन C1 C2। नेक्स्ट वीडियो में लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेंथ ऑफ डायरेक्ट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स। तो हम कॉमन टेंजेंट्स डिस्कस कर रहे थे, हमने सारे केस डिस्कस कर लिए कि कितने डायरेक्ट एंड कितनी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स होंगी फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ C1 एंड C1 C2 एक्चुअली द लेंथ C1 C2, जिसको हम D से डिनोट करेंगे। अब तो पहले डिफाइन कर देते हैं। अभी सबसे पहले डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट डिस्कस करेंगे। तो इसकी लेंथ होती कितनी है, वो होगी PQ इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो हम पहले ये प्रूव करेंगे कि PQ इज इक्वल टू RS। तो अब हमें ये पता है, जो हम डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की बात कर रहे हैं, जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हम बोल रहे हैं PQ, ये दोनों सर्कल को टेंजेंट है एंड ये ओरिजिनेट एक ही पॉइंट पे करता है, पॉइंट X पे।
तो पी क्यू की लेंथ कितनी हो जाएगी, पी क्यू की लेंथ हो जाएगी पी एक्स माइनस क्यू एक्स। तो पी एक्स माइनस क्यू एक्स हो गया। अब पी एक्स को हम लिख सकते हैं रूट ओवर एस वन फॉर सर्कल वन, और क्यू एक्स को लिख सकता हूँ मैं रूट ओवर एस वन फॉर सर्कल टू। ये हम लिख सकते हैं। हमें पता है लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल इज रूट ओवर एस वन फॉर दैट पॉइंट। तो पी क्यू हम निकाल सकते हैं पी एक्स माइनस क्यू एक्स करके, विच इज रूट ओवर एस वन फॉर सर्कल वन फॉर पॉइंट एक्स वन माइनस रूट ओवर एस टू फॉर सर्कल टू फॉर पॉइंट एक्स। तो सिमिलरली अगर हम आर एस लिखें तो आर एस की भी लेंथ यही हो जाएगी, आर एस इज इक्वल टू आर एक्स माइनस एस एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर एस वन फॉर सर्कल वन फॉर एक्स माइनस रूट ओवर एस वन फॉर सर्कल टू फॉर पॉइंट एक्स। तो इससे हमने प्रूव कर दिया कि पी क्यू इज इक्वल टू आर एस। अब हमें इसकी लेंथ निकालनी है, ये कितनी होगी। तो एक तो ये तरीका है रूट ओवर एस वन का, पर अगर हमें सर्कल की इक्वेशन नहीं पता, अगर सर्कल की इक्वेशन पता है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं रूट ओवर एस वन का। अगर सर्कल की इक्वेशन नहीं पता, हमें सिर्फ डायग्राम गिवन है, तो डायग्रामेटिकली हम कैसे निकालेंगे, हम पी क्यू के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे सी टू से। तो वो करते हैं। तो हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली जो पी क्यू के पैरेलल है एंड सी टू से पास करती है। इस पॉइंट को हम से फॉर नाउ ए से डिनोट कर देते हैं, जिसमें ये सी वन पी पे इंटरसेक्ट कर रही है। थोड़ी सी जगह फ्री अप कर लेते हैं। तो अब हम देख सकते हैं क्योंकि ये लाइन पी क्यू के पैरेलल है, पी क्यू के पैरेलल है, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा एंड ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। ये हम प्रूव कर सकते हैं क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच में जो एंगल होता है, अगर दो पैरेलल लाइन है एंड ये एक लाइन उसे कट कर रही है, तो अगर ये थीटा वन है, एक्सक्यूज मी ये थोड़ा बड़ा बनाता हूँ मैं, अगर ये थीटा वन है एंड ये वाला एंगल थीटा टू है, थीटा टू, तो थीटा वन प्लस थीटा टू हमें पता है 180 होता है एंड रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, तो हमें पता है C1 PQ, C1 PQ ये एंगल ऑलरेडी 90 डिग्री है एंड C2 QP इज ऑल्सो 90 डिग्री। तो इससे हमारा आ जाएगा कि एंगल A इज 90 डिग्री एंड एंगल फॉर्म्ड QC2A इज ऑल्सो 90 डिग्री। तो एक रेक्टेंगल हो गया। तो जो PQ लेंथ थी, अब C2A भी PQ के इक्वल हो जाएगा। C2A इज इक्वल टू PQ या QP इज इक्वल टू लेंथ ऑफ डायरेक्ट ट्रांसवर्स, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट PQ इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू अभी हो गया CA2। तो इसको PQ लिख देते हैं हम, PQ के इक्वल है ये। तो अब हम देख सकते हैं कि एंगल ट्राइंगल C1 C2A कंसिडर करते हैं। तो थोड़ा नीचे जाते हैं एंड ट्राइंगल C1 C2A कंसिडर करते हैं। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये वो डायग्राम मैंने वापस बना लिया। अब इसमें C1P हमें पता है, C1P इज इक्वल टू R1, C2Q इज इक्वल टू R2 एंड C1 C2 इज इक्वल टू D। एक्सक्यूज मी ये C2 है, तो C1 C2 हमें पता है D है, D डिस्टेंस अपार्ट है। तो अब ये D हो गया एंड C2A के बारे में हम बोल सकते हैं ये PQ के इक्विवेलेंट है या QP के इक्विवेलेंट है, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है। तो ये लेंथ इज इक्वल टू ये लेंथ एंड ये लेंथ इज इक्वल टू ये, तो हो जाएगा C2Q इज इक्वल टू AP। तो अब C2Q हमें पता था R2 है। तो अब ये ट्राइंगल में हम देख सकते हैं कि C1P इज इक्वल टू C1A प्लस AP। AP हमने अभी बताया कि ये R2 के इक्विवेलेंट है, तो ये R2 हो जाएगा एंड C1P इज R1 हमें पता है, तो ये हो जाएगा। इससे हम C1A की वैल्यू निकाल लेंगे R1 माइनस R2। तो इसको लिख लेते हैं हम, दिस लेंथ इज R1 माइनस R2, दिस लेंथ इज D, दिस लेंथ इज PQ। तो अब इस पर पाइथागोरस थ्योरम हम लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम हम लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा डी स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर माइनस प्लस R1 माइनस R2 होल स्क्वायर, R1 माइनस R2 होल स्क्वायर। तो इससे हमारे पास PQ स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी D स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 होल स्क्वायर। तो ये हमारी लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो गई। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के लिए लेंथ PQ इज इक्वल टू
डी स्क्वायर विच इज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर C1 C2 माइनस R1 माइनस R2 होल स्क्वायर। तो क्योंकि स्क्वायर है उसके लिए फर्क नहीं पड़ेगा कि R1 बड़ा है या R2। अब हम नेक्स्ट केस पे जाते हैं, ट्रांसवर्स टेंजेंट्स पे। तो ट्रांसवर्स टेंजेंट का केस है। अब इसमें ट्रांसवर्स टेंजेंट की लेंथ क्या होगी? ट्रांसवर्स टेंजेंट की लेंथ हो जाएगी PS और इक्वल टू RQ। ये मैं प्रूव कर सकता हूँ कि ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि पॉइंट X से अगर हम टेंजेंट्स बना रहे हैं तो लेंथ कितनी हो जाएगी? PS इज इक्वल टू PX प्लस X है। एंड सिमिलरली RQ के लिए मैं लिख सकता हूँ RX प्लस XQ। अब इंडिविजुअली मैं आपको ये बता सकता हूँ कि PX इज इक्वल टू QX, PX इज इक्वल टू QX एंड XS इज इक्वल टू RX। ये मैं आपको बता सकता हूँ क्योंकि ये रूट ओवर S1 से वैल्यू सेम आएंगी एंड ये होता है, हमें ये पता है। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि PS इज इक्वल टू RQ है। तो PS इज इक्वल टू RQ है। अब अगर हम ये लेंथ निकालने की ट्राई करें, अगर हमें सर्कल की इक्वेशन पता है तो हम रूट ओवर S1 फॉर सर्कल 1 प्लस रूट ओवर S1 फॉर सर्कल 2 करके कर सकते हैं। हमें ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये ऐड हो रहा है, आप अगर देखोगे तो PX प्लस XS है। पर अगर हमें सर्कल की इक्वेशन नहीं पता, सिर्फ जियोमेट्री पता है, तो हम कैसे करेंगे? हम PS के एक पैरेलल लाइन बनाते हैं। तो PS के अगर मैं पैरेलल लाइन बनाऊंगा तो जो C2 से पास हो रहा है, तो अगर हम देखें ये लाइन C2 से पास हो रही है एंड PS के पैरेलल है, तो ये 90 डिग्री हो जाएंगे एंगल P। ये पॉइंट को अगर हम नाम देते, ये पॉइंट को अगर हम बोलते से A, ये पॉइंट को, तो एंगल CAP इज 90 एंड एंगल AC2S दिस इज ऑल्सो 90। तो ये एक रेक्टेंगल हो गया। तो AC2 की लेंथ हो जाएगी PS। AC2 इज इक्वल टू PS हो जाएगा। तो ये PS हो गया एंड ये लेंथ इक्वल होंगे। तो ये R2 है, ये भी R2 हो जाएगा। तो AP ये हो जाएगा R2। तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल आ जाएगा जिसमें C1 C2 इज द हाइपोटेनस ऑफ लेंथ D। तो इसको हम लिख सकते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, सॉरी फॉर द ड्राइंग। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है जिसमें ये D है, ये R1 प्लस R2 है, R1 प्लस R2 एंड ये लेंथ है PS स्क्वायर प्लस R1 प्लस R2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू D स्क्वायर। तो PS की वैल्यू हो जाएगी, PS स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं, D स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 होल स्क्वायर। तो ये हो गई लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे तो लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में D स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 होल स्क्वायर होता है एंड लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट में ये D स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम नंबर ऑफ डायरेक्ट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स निकालेंगे एंड इनकी लेंथ निकालेंगे एंड इक्वेशन भी निकालेंगे, क्योंकि हमें तब सारे पॉइंट्स एंड सर्कल की इक्वेशन पता होगी, सारे पॉइंट्स की लोकेशन पता होगी, कोऑर्डिनेट्स पता होंगे, तो हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स भी निकालेंगे। इस वीडियो में हमारा क्वेश्चन है, फाइंड ऑल द कॉमन टेंजेंट्स टू सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड फाइंड द लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो ये दो सर्कल्स के बने। तो ये सर्कल्स के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका रेडियस एंड सेंटर निकाल देंगे। तो पहले x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस y माइनस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो इसके लिए सेंटर हो जाएगा, सेंटर तो -2 बाय -2, तो ये 1 एंड -6 बाय -2 इज इक्वल टू 3। तो इसका सेंटर 1,3 हो गया एंड इसका रेडियस हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर
-9 का अंडर रूट, g² प्लस f² माइनस c का अंडर रूट, तो इसका रेडियस हो जाएगा 1। एंड सेकेंड सर्कल है हमारा x² प्लस y² प्लस 6x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसका अगर सेंटर निकालेंगे तो 6/-2 6/-2 हो जाएगा -3 एंड -2/-2 1, तो सेंटर -3/1 हो गया। एंड रेडियस इसका हो जाएगा 3² प्लस 1² माइनस 1 का अंडर रूट, तो ये 3 हो जाएगा। तो ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सेंटर 1,3 रेडियस 1 एंड सेंटर -3,1 रेडियस 3। तो रेडियस 3 वाले सर्कल को हम बोल देंगे सर्कल 1 एंड रेडियस 1 वाले सर्कल को हम सर्कल 2 बोल देंगे। तो ये हमने डायग्राम में बना लिया है। तो अब पॉइंट्स सेंटर्स मार्क कर देते हैं। तो सेंटर ऑफ रेडियस 3 इज -3,1 एंड इसका रेडियस 3 r इज इक्वल टू 3 है, या r इज इक्वल टू 1 है एंड इसका सेंटर है 1,3। सिमिलरली इस फिगर में भी कर देते हैं -3,1 एंड r इज इक्वल टू 3, r इज इक्वल टू 1 एंड 1,3। अब हमें क्या करना है, हमें डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट मतलब ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होती है। तो जो फर्स्ट फिगर में बनी है वो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, एंड सेकंड फिगर में जो बनी है वो इनडायरेक्ट या ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है, ट्रांसवर्स एंड फर्स्ट वाला डायरेक्ट। तो अब हमें पता है, हमें सेंटर पता है दोनों सर्कल का, इन दोनों सर्कल का रेडियस पता है। हमें पता है कि C1 C2 एंड A एंड C1 B एंड C2 ये एक लाइन में लाई करते हैं। तो हमने इसको एक लाइन पे ड्रॉ कर लिया। तो हमें पता है कि ये रेशियो A C1 एंड C2 को 3:1 एक्सटर्नली डिवाइड करता है। तो जो पॉइंट A है वो C1 एंड C2 को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है रेशियो R1:R2 में। तो R1 हमारा कितना है 3 एंड R2 कितना है 1, तो ये 3:1 में डिवाइड कर रहा है। एंड B पॉइंट जो है हमारा वो C1 C2 को 3:1 इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो इसको हम लिख लेते हैं। तो ये टोटल, एक्सक्यूज मी, थोड़ा नीचे ड्रैग कर लेते हैं इसको। तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ। तो हम ये बना सकते हैं कि A जो पॉइंट है वो C1:C2 को एक्सटर्नली 3:1 में डिवाइड कर रहा है एंड B पॉइंट इंटरनली 3:1 में डिवाइड कर रहा है। तो हम A एंड B के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। B के लिए हम जैसे लिख सकते हैं, तो B पॉइंट का इसमें कोऑर्डिनेट हम C1 एंड C2 को एक बार लिख देते हैं। तो -3,1 एंड 1,3, तो इसको ब्लू में लिख लेते हैं। तो B पॉइंट के लिए हम लिख सकते हैं, B पॉइंट का हमें पता है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है हमें। तो 3 × 1 प्लस 1 × -3 बाय 3 + 1 3 + 1, ये x कोऑर्डिनेट हो गया। y कोऑर्डिनेट के लिए हम लिख सकते हैं 3 × 3 प्लस ऑफ 1 × 1, एक्सक्यूज मी, 1 × 1 बाय 3 + 1। तो ये 0,9 + 1 1 10 हो गया, 10/4, 10/4 इज 2.5, तो 0,2.5 B के कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो ये है कोऑर्डिनेट B के। सिमिलरली हम A के भी निकाल सकते हैं। या तो हमें एक्सटर्नली लाइन को डिवाइड करने का फॉर्मूला याद होना चाहिए, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हम A को x, y मान ले, A को हम मान ले x, y, तो हम ये बोल सकते हैं C2 C1 एंड A को 2:1 में डिवाइड कर रहा है, क्योंकि ये टोटल 3 में से अगर मैं 1 सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो ये बच जाएगा 2। तो हम बोल सकते हैं C2 C1 एंड A को 2:1 में डिवाइड कर रहा है, तो उससे भी निकाल सकते हैं। हम अगर A के कोऑर्डिनेट निकालें तो आ जाएगा हमारे पास। अभी हम एक्सटर्नली डिवीजन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इसको भी बोल्ड पेन से लिख देते हैं। तो A इज इक्वल टू, अब इसको मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ। हम C1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ एंड C2 के कोऑर्डिनेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। तो अब इसको एक बार लिखते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा -3 विच इज़ कोऑर्डिनेट ऑफ C1 × 1, ये रेशियो है, माइनस ऑफ 1 इस जो C2 का कोऑर्डिनेट है × 3 अपॉन 1 - 3, तो 1 - 3 कॉमा। अब y के लिए लिखेंगे तो 1 × 1 विच इज़ रेशियो -3 × 3 अपॉन 1 - 3, तो ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा
-3 minus 6 upon -2 which is 3 and 1 minus 9 minus 8 upon -2 तो 4, तो 3,4 कोऑर्डिनेट आ जाएगा ए का। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स आ गए, इसमें ए एंड बी के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास। तो अब ए एंड बी के कोऑर्डिनेट्स आ गए तो हम क्या कर सकते हैं, हम ए एंड बी से अगर हम √S1 एंड √S2 कैलकुलेट करें तो हमारे पास लेंथ निकालने के लिए इनफ इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो अभी हम देखते हैं। अब मान लो कि ए एंड बी के हमें कोऑर्डिनेट्स पता है, या हम लिख ही लेते हैं। ए का कोऑर्डिनेट है 3,4 एंड बी का कोऑर्डिनेट है 0,2.5। तो ये हमें पता है, इसको हाईलाइट कर लेते हैं एंड जो नहीं काम की इन्फॉर्मेशन है वो इरेज कर दिए। तो अब हमारे पास है ए 3,4, बी 0,2.5 एंड हमारे पास C1 C2 एंड R1 R2 है। तो ये हम निकाल चुके हैं। अब ये यहाँ से हटा देते हैं। तो अब आप पहले फिगर को कंसिडर करो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की। तो या तो हम d² वाली इक्वेशन से लेंथ निकाल सकते हैं, या ये बोल सकते हैं ये है √S1 फॉर सर्कल 1 एंड ये वाली लेंथ जो है ये है √S1 फॉर सर्कल 2। तो ये इन दोनों का अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो भी हमारे पास लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट आ जाएगी। तो लेंथ की बात करें हम, लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट की, तो लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इज इक्वल टू √S1 एट C1 माइनस √S1 ऐसा आएगा यहाँ पे, √S1 एट C2 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट के लिए √S1 एट C1 प्लस ऑफ √S1 एट C2। तो ये हम कर सकते हैं, ये हम लेंथ निकालने के लिए कर सकते हैं। या हमारे पास एक फॉर्मूला होता ही है, अगर हम डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के लिए देखें तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की हम लेंथ लिख सकते हैं। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ आ जाएगी लेंथ ऑफ DCT। अगर C1 एंड C2 के बीच की डिस्टेंस D है, हम C1 C2 के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। हमारे पास दोनों सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है। तो अगर हम D निकालते हैं तो D आता है √20। ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से। ये हो जाएगा √1 -3 दैट इज 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 का होल स्क्वायर, तो √4² प्लस 2²। तो D आ जाता है हमारे पास √20। तो अगर हम ये देखें तो हमारे पास आ जाएगा ये D² माइनस ये आ जाता है पाइथागोरस थ्योरम से, तो ये हमारे पास L² आ जाता है D² माइनस ऑफ R1 माइनस R2 होल स्क्वायर। एंड सिमिलरली हम लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट लिख सकते हैं L² इज इक्वल टू D² माइनस R1 प्लस R2 होल स्क्वायर। तो ये या तो पिंक वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो या ब्लू वाले फॉर्मूले से आप L की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा L² इज इक्वल टू D² इज 20 माइनस R1 माइनस R2 3 माइनस 1 होल स्क्वायर। तो L² की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 16। तो इससे हमारे पास L ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इज इक्वल टू 4 यूनिट आ जाएगी। एंड L² DCT ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट के लिए 20 माइनस R1 प्लस R2 तो 3 + 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4। तो इससे L ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट आ जाएगी हमारे पास 2 यूनिट्स। तो ये हमारे 2 पार्ट हो गए क्वेश्चन के। लेंथ निकालने वाला पार्ट हमारा खत्म हो चुका है क्वेश्चन का। अब हमें सिर्फ इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स निकालनी है। तो हमने क्या क्या कर लिया, अभी हमने कितनी टेंजेंट्स होगी वो निकाल लिया। अब लेंथ निकाल चुके हैं, सिर्फ इक्वेशन निकालना बाकी है। तो हमें A 0.3,4 एंड B 0.0,25 2.5 से इक्वेशन निकालनी है हमें। हम पॉइंट A 3,4 से y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 के फॉर्मेट में इक्वेशन लिख देंगे। एंड डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट C2 को रेडियस की इक्विवेलेंट, रेडियस 1 यूनिट की इक्विवेलेंट कर देंगे। तो उससे 2m की वैल्यू आ जाएगी।
एंड सिमिलरली हम पॉइंट बी 0,2.5 के लिए करेंगे। तो अब हम करते हैं इसके लिए सबसे पहले हम एक बार हमने वापस सर्कल्स की इक्वेशन लिख ली, सर्कल्स के सेंटर एंड रेडियस भी लिख लेते हैं। तो 1,3 माइनस 3,1 रेडियस इसका 1 यूनिट था, रेडियस इसका 3 यूनिट था। तो ये हमारी सारी इन्फॉर्मेशन हमने लिख दी। पॉइंट ए कॉमा बी भी लिख लेते हैं। तो इन दोनों सर्कल्स के लिए पॉइंट ए एंड बी, ए पॉइंट था 3,4 एंड पॉइंट बी था 0,2.5। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम निकाल चुके हैं। लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट भी हम 4 यूनिट्स एंड 2 यूनिट्स रेस्पेक्टिवली निकाल चुके हैं। अब हम करेंगे ए 3,4 से हम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखते हैं, नहीं y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1 के फॉर्मेट में लिखते हैं, वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा। y माइनस 4 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 3। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एम एक्स माइनस वाई, अब कांस्टेंट बच जाएगा हमारे पास, प्लस 4 माइनस 3m इज इक्वल टू 0। तो हमारी लाइन की इक्वेशन हो गई। तो हम क्या करेंगे, 1,3 से डिस्टेंस 1 की इक्वल कर देंगे। तो 1,3 पुट कर देते हैं। तो 1 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 3m का मॉड अपॉन रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर है ये, दिस इज इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 3 प्लस 4 हो जाएगा प्लस 1 एंड 1 माइनस 2m बाय इज इक्वल टू, इसको RHS में ले जाते हैं, 1 माइनस 2m इज इक्वल टू कर देते हैं रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर एंड इसका मॉडुलस। तो ये एक बार पॉजिटिव के साथ खुलेगा, एक बार नेगेटिव के साथ खुलेगा। तो इसको स्क्वायर कर देते हैं। इस पूरी इक्वेशन को अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इसको थोड़ा सा साइड में ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1 माइनस 2m होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस m स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 4m स्क्वायर माइनस 2a भी आएगा, तो माइनस 2 इंटू 2m इंटू 1, तो माइनस 4m आ जाएगा इज इक्वल टू 1 प्लस m स्क्वायर हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3m स्क्वायर माइनस 4m इज इक्वल टू 0। तो इससे हम m कॉमन ले लेंगे तो 3m माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू आ जाएगी 4/3, m इज इक्वल टू 4/3 और m इज इक्वल टू 0। तो ये दो m की वैल्यू के लिए हमारी इक्वेशन निकाल लेते हैं हम। तो इक्वेशंस आ जाएगी हमारे पास y माइनस 4, m अगर 0 डालेंगे तो ये इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। एंड सेकेंड केस है y माइनस 4 इज इक्वल टू 4/3 टाइम्स ऑफ x माइनस 3। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 4x माइनस 12। तो 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, ये एंड y इज इक्वल टू 4। तो ये हमारी दो लाइंस आ गई, y इज इक्वल टू 4 एंड 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्या हो गई, हमने पॉइंट ए से बनाई थी। पॉइंट ए से हमारे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आएगी, एक्सक्यूज मी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो हमने डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की इक्वेशंस निकाल ली। अब हमें ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की निकालनी है। तो पॉइंट 0,2.5 से लिखेंगे हम y माइनस 2.5 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस 0 विच इज mx। तो अब इस लाइन को हम लिख देंगे ax प्लस by प्लस c के फॉर्मेट में। तो mx माइनस y प्लस 2.5 इज इक्वल टू 0। तो अब इसमें 3,1 सेटिस्फाई करवा देते। 1,3 से रेडियस 1 है तो 1,3 से 1 डिस्टेंस होनी चाहिए। तो 1,3 तो m माइनस 3 प्लस 2.5 का मॉडुलस अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर का अंडर रूट इज 1। तो इससे हमारे पास आ जाएगा m माइनस 0.5 मॉडुलस इज इक्वल टू रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर।
स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड तो m माइनस 0.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एम स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस 0.25 माइनस 2ab हो जाएगा, तो m हो जाएगा ये माइनस m इज इक्वल टू 1 प्लस एम स्क्वायर। तो एम स्क्वायर कट जाएगा इसमें से, ठीक लीनियर इक्वेशन बन गई। क्योंकि ये एम स्क्वायर कट जाएगा तो अब इसका एक सॉल्यूशन हो जाएगा इनफाइनाइट स्लोप की लाइन, दैट इज वर्टिकल लाइन। तो एक वर्टिकल लाइन होगी पासिंग थ्रू पॉइंट 0,2.5। तो इनकी इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल टू 0। तो हमारी एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो जाएगी x इज इक्वल टू 0 एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट हो जाएगी x इज इक्वल टू 0। दूसरी हम सॉल्व करके निकाल लेंगे तो वो आ जाएगी m इज इक्वल टू माइनस 0.75। तो इसको फ्रैक्शन के टर्म्स में लिख लेते, m इज इक्वल टू माइनस 3/4। अब इसको अगर इक्वेशन में पुट करते तो माइनस 3/4 टाइम्स ऑफ x माइनस y प्लस 2.5 इज इक्वल टू 0। तो इससे हमारी इक्वेशन आ जाएगी, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 एंड सेकेंड है x इज इक्वल टू 0। तो ये दो हमारी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स आ गई। तो ये हमारी दो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स आ गई है। इससे ऊपर हमने डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स निकाली थी, ये दो हमारी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है y इज इक्वल टू 4 एंड 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट एंड डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकाल ली हमने 4 एंड 2, एक्चुअली 2 एंड 4 रिस्पेक्टिवली, ट्रांसवर्स पहले बोला। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल के बारे में पढ़ेंगे एंड ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ टू सर्कल्स। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।